हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमी करने वाले हैं। ये लेक्चर नंबर 11 है इकोनॉमी का। इससे पहले हम लोग 10 लेक्चर्स इकोनॉमी के ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, आपको इकोनॉमी की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो ये पार्ट नंबर 10 इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट लेक्चर में ना हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कर लिए थे। टैक्सेशन कर लिया था, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, इनके बीच का डिफरेंस भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, इनकम टैक्स के बारे में समझा था, जीएसटी के बारे में समझा था, जीएसटी के स्ट्रक्चर को देखा था, जीएसटी काउंसिल के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा जो ये दो टॉपिक्स थे ना, टैक्स रेट थ्योरीज एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज, ये दोनों टॉपिक्स रह गए थे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो करना रह गया था। तो उनको करते हैं, उसके बाद हम लोग आज का लेक्चर नंबर 11 जो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टैक्स रेट थ्योरीज की अगर मैं बात करूँ तो आप लोगों ने जितने भी अभी टैक्सेस पढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, वो बेसिकली ग्राफ में अगर मुझे उसको रिप्रेजेंट करना है तो मैं कैसे करूंगी, इस वजह से ये जो चीज़ है ये हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपका प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? वो टैक्स होता है प्रोग्रेसिव टैक्स कि जितनी ज़्यादा आपकी इनकम बढ़ती रहेगी उतना ज़्यादा परसेंटेज जो है आपकी इनकम से कटता रहेगा। समझ में आ गया? तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ी वैसे वैसे ये टैक्स भी जो है वो बढ़ता चला गया। समझ में आ गया? इस वजह से इसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके बाद है हमारा प्रोपोर्शनल टैक्स। प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब ये है कि चाहे आपकी इनकम 10 रुपये है, 100 रुपये है, 10,000 है, 1 लाख है, 10 लाख है, कितने भी है, लेकिन डिस्पाइट ऑफ योर इनकम कितनी भी हो, आपसे टैक्स परसेंटेज जो है वो सेम ही लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया आपका प्रोपोर्शनल टैक्स। समझ में आ गया? आप कोई बंदा 10,000 कमाता है उससे भी 10% लिया जाएगा, कोई 1 लाख कमाता है उससे भी 10% लिया जाएगा। समझ में आ गया? तो इक्वल परसेंटेज जो है लिया जाएगा सबसे ही, चाहे किसी की सैलरी कम है किसी की सैलरी ज्यादा है, ये चीज को देखते हुए। तो प्रोपोर्शनल टैक्स का मतलब क्या हुआ? सेम सेट ऑफ सैलरी, सेम सेट ऑफ टैक्स। समझ में आ गया? सेम टैक्स लिया जाएगा सबसे। तीसरा है आपका रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है कि जिसकी सैलरी कम है ना उससे ज्यादा टैक्स हम लोग ले रहे हैं और जिसकी सैलरी ज्यादा है उससे कम टैक्स ले रहे हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, इधर देखो। मान लो कि आप लोगों ने ना 100 रुपये का कॉलगेट खरीदा है, 1 सेकेंड, 100 रुपये का कॉलगेट खरीदा है, आपको पता है इसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स ऐड होता है, आप सेलर को देते हो और सेलर है अल्टीमेटली जो वो टैक्स भरता है। ठीक है, अब 100 रुपये का जो ये कॉलगेट है ना, ये 100 रुपये सबके लिए बराबर है। चाहे जो 1000 रुपये कमा रहा है उसको भी ये कॉलगेट 100 रुपये का ही पड़ेगा, चाहे कोई आपका 10,000 कमा रहा है उसको भी ये कॉलगेट 100 रुपये का ही पड़ेगा, चाहे कोई आपका 1 लाख कमा रहा है। तो इसके अलावा भी जो भी जितना भी इनकम कमा रहा है उन सबको ये जो चीज़ है ना ये 100 रुपये की ही पड़ने वाली है। समझ में आ गया? तो बेसिकली अब यहाँ अगर आप ध्यान से देखो, जो बंदा 1000 रुपये कमा रहा है वो 100 रुपये दे रहा है तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात है ना, उसकी सैलरी का 1/10 हो गया ये, राइट। सिमिलरली जो आपका 10,000 कमा रहा है उसकी सैलरी का मान लो कितना परसेंटेज हो जाएगा, 1% हो गया। और 1 लाख से अगर कोई 100 रुपये कुछ खर्चा कर रहा है तो उसकी सैलरी का 0.1% हो गया। तो मेरे कहने का क्या मतलब है कि जो पैसा कम कमा रहा है ना उससे ज़्यादा लिया जा रहा है टैक्स, और जो पैसा ज़्यादा कमा रहा है उससे वो टैक्स कम लिया जा रहा है। समझ में आ गया? तो ये है आपका रिग्रेसिव टैक्स। ठीक है, तो क्या बोला, जैसे जैसे आपकी सैलरी, जैसे जितनी सैलरी आपकी कम है उतना ज़्यादा आपको टैक्स जो है भरना पड़ेगा, तो ये नीचे आ जाएगा इसका कर्व। इसके अलावा इधर आ जाओ यहाँ पे डाइग्रेसिव टैक्स। तो डाइग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है कि ये जो है ना, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक टाइम के बाद ना जो जैसे 50 लाख कमा रहा है, 1 करोड़ कमा रहा है, तो उनसे ज़्यादा इनकम टैक्स जो है गवर्नमेंट चार्ज करती है, राइट, उनसे ज़्यादा टैक्स लेती है। तो मान लो 50 लाख हो गया, 1 करोड़ हो गया, 50 लाख पे 5% आपने ले लिया, 1 करोड़ पे 10% ले लिया, 2 करोड़ पे 20% ले लिया, तो ऐसे करते 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 10 करोड़, 20 करोड़, फिर उससे ज़्यादा वो बंदा कमाने लग जाएगा। तो आप ये नहीं कर सकते कि अब उस पूरा ही उससे और ज़्यादा आप टैक्स बढ़ाते जाओ, नहीं। आप जो टैक्स बढ़ा रहे हो ना वो आप एक लिमिट तक बढ़ा सकते हो, 10 करोड़ तक बढ़ा लिया, 20 करोड़ तक, 100 करोड़ तक, लेकिन उसके बाद अगर वो कमा रहा है और ज्यादा, तो फिर आपको टैक्स रेट जो है कांस्टेंट करना पड़ेगा। नहीं आप इतना ही टैक्स दो, जितना आप 100 करोड़ पे दे रहे थे उतना ही आपको 200 करोड़ पे देना पड़ेगा। समझ में आ गया? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो इंसान देश छोड़ के ना चला जाए। समझ में आ रहा है? अगर उसको ज्यादा टैक्स भरना पड़ेगा इंडिया में, अब क्योंकि वो तो बहुत ह्यूज अमाउंट कमा रहा है, राइट, तो वो इतना टैक्स क्यों भरेगा गवर्नमेंट को? ठीक है, अगर उसे किसी और कंट्री में रहने को मौका मिल जाएगा तो इस वजह से ऐसा किया जाता है कि वो और कमाए, लेकिन उसको डिस्करेज हम लोग ना करें कि आप इतना कमा रहे हो तो आपको और टैक्स भरना पड़ेगा। नहीं, टैक्स हम लोग बढ़ाते जाएंगे 50 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़, लेकिन अल्टीमेटली जैसा 100 करोड़, 200 करोड़ ये अमाउंट वो पार कर रहा है, तो ऐसा नहीं कर सकते कि आप भाई 50% ही हमें टैक्स भर दो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। समझ में आ गया? तो एक टाइम के बाद आके वो टैक्स रेट जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। समझ में आ गया? तो ये था आपका ग्राफ। अगर आप मेंस में इसके रिलेटेड कुछ भी आता है तो इस तरीके का ग्राफ जो है आप लिख बना के आ सकते हो। ठीक है,
इसके बाद आ जाओ नीचे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्स एंड ड्यूटीज। अब ये कुछ टैक्सेस हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका वेलोरम टैक्स। तो वेलोरम टैक्स क्या होता है, ये ना गुड्स या सर्विसेज के वैल्यू का परसेंटेज होता है। जितना आइटम महंगा होगा उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? जैसे कि मान लो मैंने मोबाइल फ़ोन खरीदा, ठीक है, या मैंने कोई भी आइटम खरीदा, 1000 रुपये का आइटम खरीदा, उस पर आपका 18% GST लग रहा है, तो यानी कि कितना हो गया, 180 मुझे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर कोई और प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपका 10,000 है, ठीक है, उस पर भी आपका 18% GST लग रहा है टैक्स, तो अब मुझे 1800 टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो बेसिकली जितना महंगा आपका गुड या सर्विस है उतना ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये है वेलोरम टैक्स। इसके बाद आ जाओ पिगोवियन टैक्स। पिगोवियन टैक्स ये है क्या? तो ये टैक्स उन एक्टिविटीज़ पर लगता है जो सोसाइटी के लिए या इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाती है। समझ में आ गया? जैसे कि कोई कंपनी है, अब वो पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कर रही है तो उसको ये टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। या फिर कोई मतलब कंपनी है जो किसी भी तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को ना नुकसान पहुंचा रही है। समझ में आ गया? किसी भी तरीके से, चाहे अल्कोहल बना रहे हैं वो, चाहे सिगरेट की जैसे कंपनीज होती हैं, तो ऐसी कोई भी कंपनी जो ऐसे काम करती है जो हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, उनको ये टैक्स जो है देना पड़ता है, ठीक है। तो ये यूजुअली हाई होता है। इसका मेन पर्पस ये है कि जो आप हार्म पहुंचा रहे हो ना, वो हार्म या तो आप कम पहुंचाओ या तो आप बंद ही कर दो। समझ में आ गया? तो इसका जो पर्पस है वो रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है, बल्कि सोसाइटी को, इन्वायरमेंट को किसी भी तरीके का हार्म ना पहुंचे, वो है, ठीक है। इसके बाद है एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब इसके रिलेटेड ना क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो जब कोई फॉरेन कंपनी ना अपना प्रोडक्ट बहुत सस्ता, मतलब जैसे मान लो इंडिया में कोई पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री है, ठीक है, एक सेकेंड इसको इरेज कर देते हैं। हाँ, इधर देखो, इंडिया में कोई पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री है जो पेंसिल आपकी 10 रुपये में बेच रही है, इंडियन कंपनी है, ठीक है। अब कोई बाहर से फॉरेन कंपनी आती है और वो अपना प्रोडक्ट ना बहुत सस्ता बेचने लग जाती है। समझ में आ गया? 2 रुपये का बेच रही है, सपोज करो, ठीक है। तो अब इसमें होगा क्या, अब कंज्यूमर तो उतना वेल अवेयर नहीं है, कंज्यूमर को नहीं पता, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जो चीज़ सस्ती है ना उसके पीछे जाएगा। समझ में आ गया? तो अब इससे होगा क्या, अब इससे होगा ये जो हमारे यहाँ के लोकल डोमेस्टिक प्रोड्यूसर हैं, समझ में आ गया, लोकल डोमेस्टिक कहने का ये मतलब है जो इंडिया में जो फैक्ट्री बना रहे, जो इंडियंस हैं, जो इंडियन मार्केट में बेच रहे हैं, ठीक है, उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच सकता है। समझ में आ गया? जैसे हम लोग चाइना से काफ़ी ज़्यादा चीप चीज़ मंगवा लेते हैं, अब वही चीज़ हम इंडिया में प्रोड्यूस करते तो महंगी बिकती है। तो अब ऐसे केसेस में क्योंकि हमारे लोकल इंडस्ट्रीज़ को नुकसान ना पहुंचे, डिस्करेज ना हो जाएं वो लोग, तो इस चलते गवर्नमेंट जो है ना एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है ये लगा देती है। समझ में आ गया? ये किया जाता है जिससे, जैसे अब इस पे गवर्नमेंट ने कुछ टैक्स लगा दिया, ठीक है, अब टैक्स लगा दिया तो उस टैक्स लगाने के बाद मान लो 2 रुपये टैक्स गवर्नमेंट ने भी लगा दिया, तो 4 रुपये का वो सामान बिक रहा है, ठीक है। तो पहले 2 का बिक रहा था, अब 4 का बिक रहा है। तो ये टैक्स ना इस हिसाब से लगाया जाता है कि जो हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स है ना उनको नुकसान ना पहुंचे, बल्कि हाँ ठीक है, हर कंट्री में ऐसा होता है कि उस कंट्री का सामान बिकता है, बाहर फॉरेन कंट्रीज का भी सामान बेचा जाता है, लेकिन अगर डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स बंद कर देंगे, देखो इस कॉन्सेप्ट को ना काफ़ी अच्छे से समझो, सुनो ध्यान से, इधर देखो, दोबारा सुनो, देखो पहले ऐसा करते हैं, कंपनी ए है, ठीक है, इंडियन कंपनी है, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन मार्केट में पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है 10 रुपये का, ठीक है। और कंपनी ए के साथ साथ बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडियन मार्केट में पेंसिल प्रोड्यूस कर रही है, उन सब का एवरेज प्राइस ना हम लोग 8 रुपये ले लेते हैं कि सस्ती पेंसिल, अगर एक सेकेंड, अरे हाँ 8 रुपये ले लेते हैं, ठीक है, आसपास। तो हमारे यहाँ जितने भी पेंसिल प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी पेंसिल 8-10 रुपये के बीच में बेच रहे हैं, ठीक है। अब कोई बाहर से कंपनी आती है, चाइना की, वो कंपनी बी है, ठीक है। अब जो ये चाइना की कंपनी है ना, ये 2 रुपये में पेंसिल बेच रही है। अब जो नॉर्मल खरीदने वाला ग्राहक है वो क्या करेगा, इधर ही जाएगा, खरीद लेगा पेंसिल को, राइट। अब इससे होगा क्या ना, इनको नुकसान पहुंचने लग जाएगा, तो ये अल्टीमेटली अपना काम जो है बंद कर देंगे, ठीक है, कि अब भाई कोई खरीद नहीं रहा है, बेचने का फायदा क्या है, हमें नुकसान हो रहा है। अब होगा क्या, पहले जो थोड़े बहुत भी इंडिया में बना रहे थे पेंसिल्स वो बंद कर देंगे, तो अब पेंसिल खरीदने के लिए हमें किस पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, चाइना पे। फिर चाइना देखेगा कि अरे हाँ ये तो हमारी बहुत ज़्यादा बिक्री हो रही है, सेल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अब हमें पेंसिल के रेट ना महंगे कर देने चाहिए। तो अब जो 2 रुपये की पेंसिल थी वो 12 रुपये की पेंसिल बेचेगा। समझ में आ गया? अब क्योंकि हमारे डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स ने तो बंद कर दिया ना पेंसिल बेचना, राइट। अब वो कब फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे, दोबारा रिज्यूम करेंगे, तो इसमें काफ़ी टाइम जाएगा। इससे इतने ही चाइना जो है ये बेच लेगा 12 में, और मान लो चाइना के साथ इंडिया का वॉर हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो चाइना फिर बोलेगा हम इंडिया को बेचेंगे ही नहीं, तो पेंसिल कहाँ से आएगी फिर। समझ में आ रहा है? मैंने बहुत छोटा एग्जांपल दिया है पेंसिल का, पर स्टील है, हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो इस चलते ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं ना उनको नुकसान ना पहुंचे, वो डिस्करेज ना हो जाए, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाई जाती है। तो जो पेंसिल पहले लोग 2 रुपये की बेच रहे थे, गवर्नमेंट अगर 3 रुपये का टैक्स लगा देगी तो वो पेंसिल अब 5 रुपये की बिकेगी। समझ में आ गया?
तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी। नेक्स्ट है आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या होता है, इसी के तरीके का होता है, एंटी डंपिंग ड्यूटी जैसा ही होता है। देखो एंटी डंपिंग ड्यूटी में क्या हो रहा था, जो दूसरी कंट्री है ना, जैसे चाइना का एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे, चाइना अपना सामान इंडियन मार्केट में सस्ता बेच रही थी और बहुत ज़्यादा सामान इंडिया में एक्सपोर्ट कर रही थी, मतलब डंप कर रही थी, समझ में आ रहा है, बहुत ज़्यादा सामान इंडिया में डंप कर रही थी बहुत सस्ते प्राइस पे, ठीक है। तो वो आपका था एंटी डंपिंग ड्यूटी। अब काउंटरवेलिंग ड्यूटी ये क्या है, यूजुअली क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे समझाया, अब चाइना की गवर्नमेंट को ना समझ में आने लग गया था कि अब इंडिया में ना पेंसिल हमारी बहुत बढ़िया बिक रही है, समझ में आ गया, नीचे समझते हैं इसको। तो जो 2 रुपये वाली पेंसिल थी वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी भी बिकी है, तो कितने में, 5 रुपये में बिकी है इंडिया में। और इंडिया में हम लोग ऐसा देख रहे हैं कि जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं वो अब खतरे में, समझ में आ गया, चाइना का बहुत बढ़िया सामान इंडिया में बिक रहा है। तो चाइना की गवर्नमेंट क्या कहती है, अब एक ही तो पेंसिल बनाने वाली फैक्ट्री नहीं होगी चाइना में, चाइना की गवर्नमेंट बोलती है जो भी इंसान इंडिया में पेंसिल्स बेचेगा, चाइना की फैक्ट्रीज मतलब जो भी इंडिया में पेंसिल बेचेंगी, उनको हम लोग सब्सिडी देंगे। सब्सिडी का मतलब क्या होता है, सब्सिडी का मतलब होता है जैसे गवर्नमेंट आपको कुछ ऐसा बेनिफिट देगी, कुछ पैसे गवर्नमेंट आपको देगी, ऐसे समझो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला जो 100 यूनिट ना पेंसिल इंडिया में बेचेगा ना, उसको हम लोग सब्सिडी देंगे, ठीक है। अब मैं मान लेती हूँ 100 यूनिट पेंसिल 10,000 किसी को लग रहे हैं इंडिया में बेचने में, ठीक है। नाउ इस 10,000 में 4,000 आपकी गवर्नमेंट आपको सब्सिडी दे रही है। अब आपका तो 6,000 का ही काम हुआ, राइट, और आप बहुत सस्ते में पेंसिल इंडिया में बेच लोगे, तो इस 6,000 से चांसेस है कि आप 60,000 तक का रेवेन्यू जो है वो जनरेट कर सकते हो, समझ में आ गया। तो ये 6,000 से 60,000 का रेवेन्यू क्यों जनरेट हो पाया, क्योंकि जो आइटम आपका 10,000 का था ना, वो आइटम आपको 6,000 का ही पड़ा है, समझ में आ रहा है, 60% रेट में ही पड़ा है आपको। तो इस वजह से आप अपनी चीजें इंडिया में सस्ती बेचोगे, बाकी 40% तो आपको गवर्नमेंट से पैसा वापस मिल ही गया, इसी को कहते हैं सब्सिडी, समझ में आ गया। तो कई कंट्रीज ऐसा करती हैं कि अपने यहाँ सेक्टर्स को बोलेंगे कि आप ना इंडिया में किसी और फॉरेन कंट्री में ये बेचो वो बेचो, पुश करने के लिए बेसिकली, समझ में आ गया, ताकि जो दूसरी फॉरेन कंट्री है ना वो उनके ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। क्लियर है ये चीज। तो इस चीज से बचने के लिए ना काउंटरवेलिंग ड्यूटी आता है। काउंटरवेलिंग ड्यूटी क्या करता है, इंडिया अगर देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है कि चाइना जो है ना अपने आइटम्स पे ना वो लगा रहा है, सब्सिडी प्रोवाइड कर रहा है, तो इंडियन गवर्नमेंट को ये बात पता चलती है कि अच्छा सब्सिडी प्रोवाइड किया जा रहा है ताकि इंडियन मार्केट में चीज़ों को पुश किया जाए, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट एक्स्ट्रा टैक्स लेना कलेक्ट करती है, जिसको कहते हैं काउंटरवेलिंग ड्यूटी, समझ में आ गया। तो बेसिकली काउंटर कर रहे हैं हम उनके अप्रोच को, जो उन्होंने सब्सिडी प्रोवाइड करके पुश कर रहे हैं इंडियन मार्केट में, उस चीज़ को हम लोग काउंटर करना चाह रहे हैं, समझ में आ गया। तो ये आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी है। ये दोनों मोर और लेस सेम ही है, बस दोनों के पीछे का इंटेंशन अलग है। इसका मतलब एंटी डंपिंग यानी कि सस्ते दामों पे इंडियन मार्केट में चीज़ें डंप की जा रही है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वही है लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, तो यहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, समझ में आ गया। तो ये था आपका काउंटरवेलिंग ड्यूटी। आई होप ये समझ में आया हो आपको। अब इसके बाद आ जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो देखो फटाफट से। सबसे पहला है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लिवाई एन इक्वलाइजेशन टैक्स ऑफ 6% ऑन ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ नॉन रेजिडेंट एंटिटीज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये 2018 का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज बताती हूँ, ये जो इक्वलाइजेशन टैक्स है ना, ये टैक्स है क्या, कोई ऐसी कंपनी जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, जैसे कि आपकी नॉन रेजिडेंट एंटिटीज उन्हीं को कहते हैं, जैसे कि गूगल है, फेसबुक है, यूट्यूब है, ये इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, बट ये लोग इंडिया से ना अच्छा खासा रेवेन्यू जो है वो जनरेट करते हैं, समझ में आ गया। तो इन कंपनीज पे ना 6% का टैक्स जो है गवर्नमेंट ने लगाने की बात की थी, ये तब की बात है, ठीक है। तो बेसिकली वो जो भी अपना एडवर्टाइजमेंट जो भी अपना कमा रहे हैं इंडिया से, उस चीज़ के ऊपर 6% टैक्स जो है लगाने की बात गवर्नमेंट ने उस टाइम में कहा था। नाउ अब ये जो है आपका बजट में इंट्रोड्यूस हुआ था 2016 के, तो ये कोई इनकम टैक्स एक्ट के अंडर कवर नहीं किया गया था, बल्कि एक सेपरेट मोशन ही था जो बजट में आपका इंट्रोड्यूस हुआ था कि जो भी ऐसी नॉन रेजिडेंट एंटिटीज हैं जो इंडिया से कमा रही हैं बाय एडवर्टाइजमेंट और बाय एनीथिंग, किसी भी चीज से, तो उनके ऊपर ये टैक्स लगाया जाएगा। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट है, नॉन रेजिडेंट एंटिटीज दैट ऑफर एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज इन इंडिया कैन क्लेम अ टैक्स क्रेडिट इन देयर होम कंट्री अंडर द डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। पहले ना ये चीज़ समझता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये आपका ऑल्दो मैं पूरा टॉपिक ही कराऊंगी इसी वीडियो में, पर फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। होता क्या है ना, जैसे कंपनी है गूगल, ठीक है,
अब गूगल ने प्रॉफिट कमाया इंडिया से एक्स रुपीस, ठीक है। अब उस प्रॉफिट पे उसको अपनी होम कंट्री यूएसए में भी टैक्स भरना पड़ेगा, राइट। और उस प्रॉफिट पे क्योंकि अब वो इंडिया से कमा रही है प्रॉफिट, तो उसको इंडियन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो एक ही इनकम है एक्स रुपीस और उसी इनकम पे दोनों जगह उसको टैक्स भरना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसा अग्रीमेंट जो इस चीज को अवॉइड करे ताकि एक ही कंपनी को ना दोनों जगह टैक्स ना भरना पड़े, उस चीज को कहते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। समझ में आ गया? तो अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जो इक्वलाइजेशन टैक्स लग रहा है ना इंडिया में, वो टैक्स अगर किसी कंपनी के ऊपर लगता है, जैसे गूगल पे या किसी पे भी लगता है, तो वो उस चीज को ना अपनी होम कंट्री में क्लेम कर सकते हैं कि हमने टैक्स ऑलरेडी भर दिया है। समझ में आ गया? जो आपका इसका पार्ट है, तो ये एकदम गलत है, ऐसा नहीं कर सकते क्लेम आप, और ये इसका पार्ट भी नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड भी आपका गलत हो जाता है, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देन आ जाओ, अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, ये बीच बीच में ऐसा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये क्वेश्चन में रिकॉर्ड कर चुकी थी, बट क्योंकि स्पेस नहीं था इसमें तो वो रिकॉर्ड हुआ नहीं। रिकॉर्डिंग कब बंद हो गई मुझे पता नहीं चला, तो मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो क्या है क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखो, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में कैपिटल गेन अराइज। अब कैपिटल गेन है क्या, मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में भी। 100 रुपए की कोई चीज है मेरी, कोई भी एसेट है, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, कुछ भी मेरा एसेट है, उसको मैंने 200 रुपए में बेचा, ठीक है। तो अब मेरे पास प्रॉफिट कितने का आ गया? मेरे पास प्रॉफिट आ गया 100 रुपए का। तो ये है कैपिटल गेन। अगर मैंने जो भी सामान खरीदा है, जो भी मेरा एसेट है, उससे डबल प्राइस पे, डबल नहीं मतलब उससे ज्यादा प्राइस पे, अब यहाँ पे 101 रुपए का भी ये बिकेगा ना, तो जो 1 रुपये फायदा हुआ है ये कैपिटल गेन ही कहलाएगा। समझ में आ गया? तो उससे ज्यादा दाम पे अगर वो चीज बिक रही है तो वो फिर कैपिटल गेन है मेरा, ठीक है। नाउ क्या कह रही है? व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि मेरी कोई कंपनी है और मेरे जो प्रोडक्ट है उसकी सेल्स पे काफी ज्यादा सेल्स बढ़ने लग गई है। तो पहले अगर 10 प्रोडक्ट बिकते थे, अब 100 प्रोडक्ट बिक रहे हैं, तो क्या वो कैपिटल गेन के अंदर आएगा? नहीं आएगा। कैपिटल गेन के अंदर कौन सी चीज आएगी? जो मेरे एसेट हैं उनका प्राइस, जो मैंने जिस प्राइस पे खरीदा था उससे अगर ज्यादा प्राइस पे बिक रहा है तो वो कैपिटल गेन है। तो ये गलत हो जाएगा। व्हेन देयर इज अ नेचुरल इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ओन्ड, यानी कि जो भी मैं प्रॉपर्टी ओन करती हूँ उसकी प्राइस में नेचुरली बढ़ोतरी हो गई है, बढ़ गए हैं उसके प्राइस, तो ये एकदम सही है। व्हेन यू परचेज अ पेंटिंग एंड देयर इज अ ग्रोथ इन इट्स वैल्यू ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स पॉपुलैरिटी, ये भी एकदम सही है। मैंने कोई पेंटिंग खरीद रखी है और उस पेंटिंग का जो प्राइस है ना वो बढ़ गया है क्योंकि वो पेंटिंग काफी पॉपुलर हो गई है, वायरल हो गई है, तो सब खरीदना चाह रहे हैं, तो उसका प्राइस जो है वो बढ़ गया है, तो ये भी सही है। तो सेकंड एंड थर्ड, बी ऑप्शन इज द राइट वन। इसके बाद आ जाओ थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स। ये 2018 का क्वेश्चन है। सीरियल ग्रेन्स हर्ड, chicken eggs cooked, fish processed and canned, newspaper containing advertising material। इनमें से आपको बताना है कौन सी वो चीज़ें हैं जो एग्जेम्प्ट किए गए हैं जीएसटी के अंदर। ये 2018 का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, इसका आंसर मुझे आप लोग कॉमेंट सेक्शन में देना, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, what are the most likely advantages of implementing goods and services in 2017। 2017 का क्वेश्चन है बेसिकली ये। तो जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का प्रॉफिट क्या हुआ है? तो प्रॉफिट सबसे पहले तो यही हुआ है कि जो आपके मल्टीपल टैक्सेस लगते थे, वीएटी, सर्विस टैक्स, दिस टैक्स, दैट टैक्स, वो हटके अब एक ही सिंगल टैक्स है आपका जीएसटी, ठीक है। तो इट विल रिप्लेस मल्टीपल टैक्सेस कलेक्टेड बाय मल्टीपल अथॉरिटीज एंड विल दस क्रिएट अ सिंगल मार्केट इन इंडिया। क्लियर है? सही है ये चीज, एकदम सही स्टेटमेंट है। दूसरा, इट विल ड्रास्टिकली रिड्यूस द करंट अकाउंट डेफिसिट ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू इंक्रीज द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अब आपने अभी ये करंट अकाउंट डेफिसिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगी अपकमिंग लेक्चर्स में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का ये स्टेटमेंट जो है ना गलत है, ऐसा मान के चलो आप, ठीक है। और ये मैं आपको जब करंट अकाउंट डेफिसिट कराऊंगी तब भी कराऊंगी ये क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद है, इट विल इनॉर्मसली इंक्रीज द ग्रोथ एंड साइज ऑफ इकोनॉमी ऑफ इंडिया एंड विल इनेबल इट टू ओवरटेक चाइना इन द नियर फ्यूचर। तो जीएसटी को ऐसा करने से क्या हमारी इकोनॉमी का साइज बढ़ जाएगा? अब नहीं, ये काफी एग्जैजरेटेड स्टेटमेंट है, तो ये गलत है। फर्स्ट ऑप्शन इज द ओनली ऑप्शन जो कि सही है। इसके बाद आ जाओ, द सेल्स टैक्स यू पे वाइल परचेजिंग अ टूथपेस्ट इज अ, ये 2014 का क्वेश्चन है। तो जो सेल्स टैक्स में पे कर रही हूँ गवर्नमेंट को टूथपेस्ट खरीदते टाइम, वो क्या है? टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया टैक्स है। टैक्स इम्पोज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज बाय स्टेट गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, टैक्स इम्पोज एंड कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द ओनली ऑप्शन जो कि सही है, ठीक है। फिर आ जाओ यहाँ पे, which one of the following is not a feature of value added tax। अब वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब होता है आपने जैसे कॉटन का बॉल आया, वहां से लेके
कॉटन की शर्ट प्रोड्यूस हुई है, तो हर एक प्रोडक्शन स्टेज पे जो भी चीज़ें हुई हैं उनमें टैक्स लगना इज योर वीएटी, ठीक है। अब इनमें से कौन सा वीएटी का फीचर नहीं है? पहला, इट इज़ अ मल्टी पॉइंट डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम ऑफ टैक्सेशन, यानी कि ये क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड सिस्टम ऑफ टैक्स है, ये एकदम सही है, मैंने आपको बताया था। इट इज़ अ टैक्स लिवाइड ऑन वैल्यू एडिशन एट ईच स्टेज ऑफ ट्रांजेक्शन इन द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन चेन, एकदम सही है। It is a tax on final consumption of goods or services and must ultimately be borne by consumer, ये भी एकदम सही है, कंज्यूमर ही है जो उस टैक्स को बेयर करता है। It is basically subject of the central government and state government and are merely facilitator for its successful implementation, ये गलत है स्टेटमेंट आपका, तो यही आंसर जो है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, द टर्म बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ऑल्दो मैं दोनों टर्म्स आज अपकमिंग अभी जो लेक्चर जैसे आगे बढ़ेगा मैं आपको समझाऊंगी, पर इनका मतलब क्या होता है ये तभी डिस्कस करेंगे, चलो ठीक है, ये मैं आपको क्वेश्चन लास्ट में कराऊंगी, ठीक है। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 10 पूरा खत्म हो चुका है। इसके बाद आ जाओ, आज हम लोग जो करने, अच्छा प्रैक्टिस क्वेश्चन भी रह रहे हैं, सॉरी, इधर देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया। तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर क्या सिचुएशन है? वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स आर करेंटली कलेक्टेड एज अ पार्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, तो ये एकदम गलत है। वेल्थ टैक्स आपका अबॉलिश हो चुका है, गिफ्ट टैक्स भी आपका हट चुका है, तो ये अब नहीं कलेक्ट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। कॉर्पोरेट टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये एकदम सही है। सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स इज क्लासिफाइड एज डायरेक्ट टैक्स, ये भी सही, तो सेकंड एंड थर्ड जो है वो सही है, बी। इसके बाद आ जाओ, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टैक्स इंसिडेंस एंड शिफ्टिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब टैक्स हम बोलते हैं ना टैक्स शिफ्ट हो गया है, वो क्या, इस चीज को लेके क्या स्टेटमेंट सही है? इन डायरेक्ट टैक्सेस द बर्डन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। अब इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, मेरी इनकम से कटेगा, मैं कमा रही हूँ, मेरे बदले कोई और नहीं भर सकता है, तो वो शिफ्ट ही नहीं हो सकता, तो ये गलत है, शिफ्ट नहीं हो सकता। इन इनडायरेक्ट टैक्स द इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस रिमेन ऑन द सेम पर्सन, ये भी गलत है। इनडायरेक्ट टैक्स, अब ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने टूथपेस्ट खरीदा, मैंने पैसे दिए हैं इसको, सेलर को, ये अल्टीमेटली जो है पैसे वो गवर्नमेंट को भरेगा, तो मेरी जेब से जा रहे हैं, लेकिन मैं डायरेक्ट गवर्नमेंट को नहीं भर रही हूँ, बल्कि ये बंदा है जो गवर्नमेंट को भर रहा है, तो जो टैक्स भरने का जो बर्डन है ना, जो शिफ्ट है वो इस बंदे पे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है, तो ये भी गलत है। एक्साइज ड्यूटी इज यूजुअली बोर्न एंटायरली बाय द मैन्युफैक्चरर, तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरर बेयर नहीं करता है बल्कि कंज्यूमर बेयर करता है, तो ये एकदम गलत है। इन इनडायरेक्ट टैक्सेस इम्पैक्ट एंड इंसिडेंस फॉल्स ऑन अ डिफरेंट पर्सन, ये एकदम सही है। इनडायरेक्ट टैक्स में उसका इम्पैक्ट और इंसिडेंस जो है अलग इंसान पे आता है, तो ये एकदम ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस हैज बीन कंप्लीटली सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी। इनमें से कौन से ऐसे टैक्सेस है जो जीएसटी के अंदर सबस्यूम हो चुके हैं? वही इसका आंसर आप लोग करना, एक तो ऊपर वाले क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर और इसका क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विथ रेफरेंस टू द स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। अब देखो ये मैंने आपको बताया था, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी, ये भी इजी सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, इन 3 का आंसर करना मुझे कमेंट सेक्शन में पक्का, इस 3 के अलावा नहीं पूछूंगी, ये 3 करना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, द कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल जीएसटी मॉडल इन इंडिया इम्प्लाइज। अब डुअल जीएसटी मॉडल क्या है? तो डुअल जीएसटी मॉडल का मतलब है आपका जीएसटी को 2 अथॉरिटीज लगा सकती है, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम लोग सीजीएसटी कहते हैं, और एक आपका स्टेट गवर्नमेंट जिसको हम लोग एसजीएसटी कहते हैं, ठीक है। अगर ट्रांजैक्शन आपका विद इन सेम स्टेट है तो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों लगते हैं, और अगर ट्रांजैक्शन आपका इंटर स्टेट है तो आईजीएसटी लगता है, आपका सेंटर कलेक्ट करता है और शेयर करता है उस चीज को, तो ये आपका डुअल जीएसटी मॉडल कहलाता है। अभी मैंने आपको बता दिया, अब देखो, बोथ सेंटर एंड स्टेट लिवाइड जीएसटी कॉन्करेंटली, जीएसटी इज लिवाइड ओनली ऑन मैन्युफैक्चरिंग एंड नॉट ऑन सर्विसेज, ये गलत है। जीएसटी रिप्लेस इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू गुड्स एंड नॉट टू सर्विस, तीनों ही गलत है स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या बताया था मैंने आपको कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी टैक्स का परसेंटेज जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो इनकम टैक्स तो इसका एग्जाम्पल था ही, तो इनकम टैक्स तो ठीक है। फिर जीएसटी और लग्जरी गुड। अब एक बात बताओ, एक बैग है, वो बैग 10 लाख का है, ठीक है। अब जो बंदा 20 लाख कमा रहा है उसके लिए भी वो बैग 10 लाख का ही पड़ेगा, जो 1 करोड़ कमा रहा है उसके लिए भी वो बैग 10 लाख का ही पड़ेगा, समझ में आ रहा है? तो वो बढ़ नहीं रहा है किसी भी तरीके से, तो ये गलत है। प्रोफेशनल टैक्स, ये भी गलत है। ये आपका प्रोफेशनल टैक्स ऐसा होता है कि हर महीने ना आपकी सैलरी से कुछ अमाउंट कटेगा, वो फिक्स अमाउंट होता है, ठीक है। वो ऐसा नहीं होता कि सैलरी जिसकी ज्यादा है उससे कम, जिसकी कम है उससे कम, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 है जो सही है, तो ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग, तो इक्वलाइजेशन, लेवाई, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स एंड कस्टम ड्यूटी। हाउ मेनी ऑफ द अबव आर डायरेक्ट टैक्सेस। अब इसको करने से पहले ना यहाँ ऑप्शंस देखो, ओनली 1 2 3 4। अब यूपीएससी ना पहले क्या करता था, पहले ना आपके क्वेश्चन कुछ इस तरीके के आते थे, देखो 4 क्वेश्चन, ठीक है, 4 ऑप्शन। अब मैं ऐसा मान लेती हूँ कि मुझे सेकेंड एंड थर्ड का ना कोई आइडिया नहीं है, या फिर थर्ड का पता है मुझे कि थर्ड गलत है, तो मैं ऐसे कर सकती हूँ, हटा दिया मैंने, दोनों हट गए, थर्ड गलत है। अब ये दोनों बचे। अब यहाँ ना मेरे आंसर के ठीक होने के 50% चांसेस हैं। पहले इन चारों में 25 थे, अब 50% है, राइट। अब मैं इन दोनों में से कोई एक कर दूंगी तो उसका 50% चांसेस है कि आंसर आपका सही होगा, राइट, और 50 चांसेस है गलत होगा। लेकिन ऐसे में क्या होता है ना, आपको 100% पता होना चाहिए इनका आंसर, अदरवाइज ये आप गलत कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो इस वजह से पेपर आपका 2022 के बाद से ना और डिफिकल्ट होता जा रहा है। नाउ, तो इक्वलाइजेशन टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये मैंने आपको बताया, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। डिजिटल सर्विसेज जो कंपनीज प्रोवाइड करती है इंडिया में, जैसे गूगल एड्स, यूट्यूब, इनके ऊपर लगाया जाता है, ठीक है। फिर आपका मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, ये आपका डायरेक्ट टैक्स है, ये कंपनीज पर लगता है जब वो अपनी टैक्सेबल इनकम को आर्टिफिशियली कम दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका इनकम टैक्स एक्ट का ही पार्ट है, तो ये याद रखना। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था, अगर आप कोई शेयर या कोई सिक्योरिटी की ट्रेडिंग वगैरह करते हो उन पे लगता है, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है इसे डायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में ही क्लासिफाई करती है, ठीक है। फिर आपका कस्टम ड्यूटीज मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स है ये। तो बेसिकली कितने सही हो गए हमारे, तो ये नहीं है और ये नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड है सिर्फ हमारा, तो ओनली 2 जो ये वाला, ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा, बी। इधर आ जाओ। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट इज एसोसिएटेड विद। अब रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है, तो रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहने का मतलब ये होता है कि जब ना आपके जैसे पुराने जितने भी टैक्सेस थे ना, वीएटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, इन सबको हटा के जीएसटी आया, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो पहले इनकम होती थी इतने सारे टैक्सेस से, वो इनकम सेम होनी चाहिए जीएसटी के आने के बाद भी, ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। समझ में आ गया? तो इस वजह से आरएनआर जो है आपका रेवेन्यू न्यूट्रल टैक्स, ये इनडायरेक्टली जीएसटी से लिंक्ड है। उतनी ही रेवेन्यू जनरेट करना जितनी आपकी जीएसटी से पहले बाकी के टैक्सेस लगने पे होती थी। समझ में आ गया? तो ये आपका ये कहलाता है। अब ये है क्या, प्रिवेंशन ऑफ टैक्स इवेजन इन डायरेक्ट टैक्सेस नहीं, सेटिंग टैक्स स्लैब्स अंडर इनकम टैक्स नहीं, ट्रांजिशनिंग फ्रॉम मल्टीपल टैक्स टू जीएसटी एकदम सही है, सी वाला ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय यूनियन बट असाइन टू द स्टेट्स। इनमें से कौन से हैं वो, तो पहला, अच्छा ये ऑप्शन देखने से पहले आपको आईजीएसटी दिख रहा है, इंटीग्रेटेड, ऑब्वियसली सही है फिर, ठीक है। सेंटर कलेक्ट करता है आपका, लेकिन बाद में स्टेट्स को शेयर मिलता है। समझ में आ गया इसमें? फिर आ जाओ इधर, और बाकी के जितने हैं ना, ये आपके स्टैंप ड्यूटी ये स्टेट का सब्जेक्ट है, कस्टम ड्यूटी ये सेंटर कलेक्ट करता है और अपने पास ही रखता है। फिर आपका कॉर्पोरेशन टैक्स ये सेंटर के रेवेन्यू का ही पार्ट है, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट इधर, क्वेश्चन नंबर 11th, विथ रेफरेंस टू इनडायरेक्ट टैक्सेस कंसीडर द फॉलोइंग, द बर्डन ऑफ एक्साइज ड्यूटी कैन बी शिफ्टेड। हो सकता है शिफ्ट, जो मैन्युफैक्चरर है वो कंज्यूमर पे डाल सकता है, तो एकदम सही है। सर्विस टैक्स वॉज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स, तो सर्विस टैक्स जो आपका ये ओरिजिन बेस्ड टैक्स था, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं है, ठीक है। जीएसटी आपका डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, याद रखना। वीएटी इज लिवाइड एट ईच स्टेज ऑफ द वैल्यू एडिशन, ये भी सही है, तो ये आपका सही है और ये भी सही है, ये वाला आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर 1 and 3 इज द राइट आंसर, ए वाला, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटीज इज इम्पोज्ड अंडर द कस्टम एक्ट टू काउंटर द डंपिंग ऑफ गुड्स। डंपिंग ऑफ गुड्स का मतलब क्या है, जब बहुत सारी चीजें सस्ते दामों पर किसी एक कंट्री में डंप कर दी जाती है, तो उस केस में कौन सा ऐसा टैक्स है जो लगाया जाता है, कौन सी ड्यूटीज लगाई जाती है, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी, मैंने आपको समझाया था, तो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ जीएसटी कंपनसेशन सेस वॉज इंट्रोड्यूस टू। अब ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट, जीएसटी कंपनसेशन टैक्स, तो जीएसटी कंपनसेशन सेस। तो अब होता क्या है ना, जीएसटी के आने के बाद से कई सारे ऐसे टैक्सेस थे, वीएटी हो गया, लग्जरी टैक्स हो गया, इन सारे टैक्सेस को हटा दिया गया, ठीक है, और आपका जीएसटी आ गया। क्लियर है ये चीज? तो अब ना स्टेट्स को ये लगा कि कहीं जो उनकी रेवेन्यू होती थी ना, वो रेवेन्यू लॉस ना हो जाए। समझ में आ गया क्यों लॉस ना हो जाए? पहले इतने सारे टैक्सेस होते थे, अब एक ही टैक्स लग रहा है जीएसटी, तो स्टेट्स की रेवेन्यू में कुछ तो कम ज्यादा होगा ना, तो इस वजह से स्टेट्स को काफी ज्यादा डर लग रहा था। तो सेंटर ने एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस। ये 2017 से 2022 तक 5 साल के लिए था। ये क्या कहता है, अगर जीएसटी से स्टेट्स की इनकम कवर, मतलब रेवेन्यू जो जनरेट नहीं हो पाता है उतना जितना पहले जीएसटी के पहले जितने टैक्सेस थे उनसे हो जाता था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को ये परमिशन देता है कि वो क्या कर सकती है,
एक्स्ट्रा टैक्स जो है ना लगा सकती है। तो ये एक्स्ट्रा टैक्स किन चीज़ों पे लगेगा? ये एक्स्ट्रा टैक्स आपका लग्जरी आइटम्स पे लगेगा, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ होती हैं, महंगे महंगे पर्स और ऐसे जो लग्जरी ब्रांड्स नहीं होते, लग्जरी ब्रांड्स के जो आइटम होते हैं उन पे लगा सकती है। दूसरा जो इंटॉक्सिकेशन, सिगरेट, टबैको, अल्कोहल, ये सारी जो चीज़ें होती है ना इन पे लगा सकती है। समझ में आ गया? तो ये जो सेस है ना, सेस का मतलब है एक्स्ट्रा आपका टैक्स। समझ में आ गया? तो ये चीज़ ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बता दिया, ऑफसेट रेवेन्यू लॉस टू स्टेट आफ्टर जीएसटी इंप्लीमेंटेशन। हाँ, वेरी गुड। यानी कि जो रेवेन्यू का लॉस हो रहा है ना स्टेट्स का जीएसटी के आने के बाद, उससे बचाने के लिए था ये, तो एकदम ठीक है। फिर आपका सब्सिडाइज पेट्रोलियम, ये आप लोग पढ़ लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस इज नॉट शेयर्ड बिटवीन सेंटर एंड स्टेट? इनमें से ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो है शेयर नहीं किए जाते? तो वो है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स, बाकी तीनों किए जाते हैं, ठीक है। ये जो कॉर्पोरेशन टैक्स है ना, ये सेंटर के पास ही रहता है, स्टेट्स को नहीं मिलता है ये, ठीक है। फिर है आपका नेक्स्ट, बेनिफिट प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन। तो बेसिकली जो भी आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट की जो भी प्रॉपर्टी है या गवर्नमेंट की जो भी सर्विसेज है या जो फैसिलिटीज है, वो जो ज्यादा यूज करता है उसको ज्यादा टैक्स देना चाहिए। इसका मतलब ये होता है, जैसे कि रोड पे टोल कलेक्ट करना हो गया, प्रॉपर्टी टैक्स हो गया, वाटर चार्जेस हो गए, जितना आप कंज्यूम करोगे उतना आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पीपल आर टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, नहीं। टैक्स शुड फंड वेलफेयर स्कीम्स ओनली, नहीं। दोज हु यूज मोर सर्विसेज शुड पे मोर, एकदम सही है सी वाला। टैक्स बर्डन फॉल्स इक्वली ऑन सिटीजन्स, तो नहीं, ऐसा नहीं है, जो ज्यादा यूज करेगा उसको ज्यादा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 15, ठीक है। इसके बाद है हमारे जो आज लेक्चर नंबर 11 है वो ये है, ठीक है। आज हम लोग ये पढ़ने वाले लैफर कर्व के बारे में पढ़ने वाले, डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है वो कैसे डेट लेती है, उसको डेट को लेके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीजें दी हुई हैं, फिर कितने तरीके के डेट होते हैं। फिर अब जो हमने ऊपर अभी तक पढ़ा टैक्स, ये वो, अब काफी सारी कंपनीज ऐसा होती है जो टैक्स को अवॉइड करती है, टैक्स को इवेड करती हैं, तो वो किस तरीके से करती है वो कॉन्सेप्ट समझेंगे। और ये सारा इसी से रिलेटेड है, टैक्स अवॉइडेंस से रिलेटेड एंड टैक्स इवेजन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। और जो मैंने आपको ऊपर बताया था डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट, ये पूरा टॉपिक है जो अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर के साथ, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। तो आज का पहला टॉपिक है हमारा लैफर कर्व, ठीक है। अब लैफर कर्व को समझने से पहले ना यहाँ पे थोड़ा एक चीज समझो। अभी हम मानते हैं जैसे गवर्नमेंट को हम लोग टैक्स क्यों देते हैं, ताकि गवर्नमेंट का जो अपना रेवेन्यू है वो मेंटेन रह सके। अब गवर्नमेंट उस रेवेन्यू का क्या करती है, ऑब्वियसली जो पब्लिक एम्प्लॉयज है उनकी सैलरी देना हो गया, रोड को मेंटेन करना हो गया, रेलवेज को मेंटेन करना हो गया, एक्स वाई जेड बहुत सारे काम, ठीक है। तो बेसिकली टैक्स जो है वो गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, ठीक है। तो गवर्नमेंट इस हिसाब से टैक्स लगाती है कि गवर्नमेंट का जो भी खर्चा है ना वो सारा खर्चा गवर्नमेंट फुलफिल कर सके, ठीक है। तो अभी हम मान लेते हैं कि आपको ना 5% टैक्स देना पड़ता है और आपकी सैलरी जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। तो यानी कि आपको 5 रुपए टैक्स देना पड़ता है। अब गवर्नमेंट को विद टाइम ये चीज रियलाइज हुई है कि नहीं भाई, 5% तो बहुत कम है, थोड़ा सा हमको बढ़ा देना चाहिए टैक्स, क्योंकि हमारा जो बजट है, जो हमारा रेवेन्यू है वो पूरा ठीक नहीं हो रहा है, ठीक है, कम पड़ रहा है हमें। तो गवर्नमेंट ने इसको अब 7% कर दिया, ठीक है। तो अब वही 100 रुपए आपकी सैलरी, आप 7%, यानी कि अब आप 7 रुपए टैक्स देने लग गए। अब विद टाइम, थोड़े टाइम के बाद गवर्नमेंट को फिर रियलाइज हुआ कि अभी थोड़ा और रेवेन्यू हमको जनरेट करना है, तो गवर्नमेंट ने 7% को बढ़ा के 10% कर दिया, ठीक है। आपकी सैलरी सेम है 100 रुपए, और यहाँ पे कितना अमाउंट आ गया, आपको 10 रुपए जो है गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ रहा है। अब अगर इधर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तक तो सब ठीक था, जब तक 7 रुपए देना पड़ रहा था। अब जैसे ही वो 10 रुपए पे आ गया ना, अब यहाँ से लोगों को रियलाइज होना स्टार्ट हो जाएगा कि अरे, या तो जो पहले वाली गवर्नमेंट थी वो कम टैक्स ले रही थी, वो गवर्नमेंट एकदम बढ़िया थी, ये गवर्नमेंट हमसे बहुत ज्यादा टैक्स ले रही है। तो यहाँ से लोग ना थोड़ा थोड़ा अवेयर होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब 10% के बाद गवर्नमेंट ने फिर 15% टैक्स जो है आपका बढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको 100 रुपए में 15 रुपए टैक्स देने पड़ रहे हैं। अब यहाँ से क्या होगा ना, लोग आपके माइग्रेट करने लग जाएंगे, माइग्रेट करने लग जाएंगे मतलब, या तो जहां इंडिया में कमा रहे, इंडिया से माइग्रेट होके चाइना, रशिया या किसी फॉरेन कंट्री चले जाएंगे, जहां पे उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, और जहां जैसे यहाँ पे 10% टैक्स देना पड़ रहा था, वहां पे 2% या 5% इस रेंज में उनको टैक्स भरना पड़ेगा। तो उनकी इनकम भी अच्छी हो रही है, वे ऑफ लिविंग भी थोड़ा उनका बेहतर हो रहा है, और उनकी सैलरी हो सकता है यहाँ से बेहतर है, 100 रुपए की जगह 110 मान लेते हैं। तो ये है, ठीक है। तो लोग यहाँ से आपके अवेयर होना शुरू हो जाएंगे और माइग्रेट करना शुरू कर जाएंगे। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, 15% गवर्नमेंट को फिर कम लगा, गवर्नमेंट ने 20% कर दिया टैक्स, ठीक है। तो अब यहाँ से होगा क्या ना, लोग जो बहुत ज्यादा रेवेन्यू कमा रहे थे ना, वो डिस्करेज होने लग जाएंगे। वो या तो कहेंगे ठीक है हम टैक्स नहीं भर रहे, इसके बदले जो पेनल्टीज होंगी ना वो पेनल्टी हम लोग झेल लेंगे, लेकिन हम लोग टैक्स नहीं भरेंगे इतना ज्यादा। समझ में आ गया? तो ये मैंने आपको क्यों समझाया, ये मैंने आपको इसलिए समझाया, जब टैक्स का रेट बहुत कम है, ठीक है, 5% से कम मान लो फिलहाल, 1 या 2% मान लो, ठीक है। अगर टैक्स का रेट बहुत कम है
तब भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम होगी, और अगर टैक्स का रेट बहुत ज्यादा है तब भी गवर्नमेंट की रेवेन्यू बहुत कम होगी, क्योंकि लोग टैक्स देंगे ही नहीं। समझ में आ गया? माइग्रेट करने लग जाएंगे, डिस्करेज हो जाएंगे, काम करेंगे ही नहीं। समझ में आ गया? तो ये दोनों ही बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिनेरियो है, और इन्हीं सिनेरियो को ये जो कर्व है हमारा, लैफर कर्व, ये दिखाता है। लैफर कर्व ये कहता है कि गवर्नमेंट को ना एक आपका ऑप्टिमल टैक्स रेट डिसाइड करना चाहिए रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर इस ऑप्टिमल टैक्स रेट से टैक्स जरा सा भी लो हुआ या जरा सा भी हाई हुआ, तो फिर आपका गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो कम होता है। ठीक है, और इसी चीज को कर्व के फॉर्म में शो किया गया है कि ये आपके टैक्स रेट है। ठीक है, ऐसे मान लो 1 2 3 4 5 ये टैक्स रेट ऐसे करके जा रहे हैं आपके, और ये टैक्स रेवेन्यू है। तो जैसे जैसे आपका टैक्स का रेट बढ़ेगा ना, वैसे वैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ेगा, राइट। लेकिन एक पॉइंट के बाद अगर गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ाती है 5% से 6%, तो यहाँ से फिर गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा। क्यों डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगा? क्योंकि यहाँ से लोग डिस्करेज हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, इंडिया छोड़ के जाने लगेंगे। समझ में आ गया? तो ये लैफर कर्व आपका इसी रिलेशन को शो करता है, टैक्स रेट और टैक्स रेवेन्यू के बीच के रिलेशन को। अगर तो आपका टैक्स रेट बहुत कम है, जीरो, तो जीरो रेवेन्यू। अगर आपका टैक्स रेट बहुत ही हाई है 100%, तब भी आपका जीरो रेवेन्यू। पीपल काम करना छोड़ देंगे, इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे और डिस्करेज हो जाएंगे। समझ में आ गया? क्योंकि ये जो दोनों सिचुएशंस है ना, ये सिचुएशन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम है, और इन दोनों ही एक्सट्रीम सिचुएशन के बीच का रास्ता हमको निकालना पड़ेगा, और उसी रास्ते को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्टिमल टैक्स रेट। समझ में आ गया? तो बेसिकली, और ये जो है ना आपके, ये एक इकोनॉमिस्ट थे, आर्थर लैफर, अमेरिकन इकोनॉमिस्ट थे। 1970s के दौरान इन्होंने इस कर्व का इन्वेंशन किया था। और ये आपका कर्व किस शेप का है? इन्वर्टेड यू शेप का। ये आपका प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्वर्टेड यू शेप का है ये, आपको ध्यान पता होना चाहिए ये चीज। अब ये कर्व क्या एक्सप्लेन करता है? अगर टैक्स बहुत कम है तो लो रेवेन्यू, टैक्स बहुत ज्यादा है तब भी आपका रेवेन्यू जो है बहुत ज्यादा कम होगा। क्यों कम होगा? लोग काम करना छोड़ देंगे, इन्वेस्ट करना छोड़ देंगे, और नियमों का कंप्लायंस जो है वो नहीं करेंगे। समझ में आ गया? नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो ये है, तो इस वजह से गवर्नमेंट को एक ऑप्टिमल टैक्स रेट जो है निकालना पड़ता है, कि ये टैक्स रेट हम लोग डिसाइड करते हैं, जिससे गवर्नमेंट की रेवेन्यू भी अच्छी बनी रहेगी और टैक्स रेट भी अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक आपका, डेट ऑफ गवर्नमेंट एंड कंट्री। तो अब यहाँ से ना मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट सेशन में ही आप लोगों को कराती हूँ। वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लंबी बन गई है। बाकी अगर ये नोट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो ये आपको इसका परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और अगर इकोनॉमी के साथ साथ आप लोग पॉलिटी पढ़ना चाहते हो लक्ष्मीकांत से, तो वो भी हम कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन आप लोग चेक कर लेना। ठीक है, मैंने ये सोचा है कि मैं पहले फटाफट से आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देती हूँ, साथ में हम लोग एंड में तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते ही हैं। फिर जब ये पूरे कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो जाएंगे, देन हम लोग लास्ट में जो वीडियोस आएंगे आपकी मेंस से रिलेटेड आएंगी, कितने क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब मुझे बेसिकली ये जो पूरा इकोनॉमी है ना, ये आप लोगों को प्री प्लस मेंस इस तरीके से प्रिपेयर कराना है कि आप दोनों के लिए प्रिपेयर हो। इस प्लेलिस्ट के बाद आपको किसी और कोर्स को खरीदने की जरूरत ना पड़े, या किसी और पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी, तो ये मेरा एम है। तो मेंस का भी करेंगे, फिर प्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करेंगे, किस तरीके से प्री के क्वेश्चंस हैंडल करने हैं। 500 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ताकि इकोनॉमी के कोई भी क्वेश्चन आप लोग छोड़ के ना आओ। ठीक है, तो ये था पूरा आज का सेशन। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो, एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। कीप कमेंटिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग द वीडियोस, and I'll see you in the next video.